नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार और मैं हूं आपके साथ मनोज श्रीवास्तव। आज की बड़ी खबर है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर देश भर में चल रहा है और उस पर समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उनके आरोपों के मुताबिक यह पूरा अभियान सिर्फ मतदाता सूची का सुधार ही नहीं बल्कि एक राजनीतिक खेल का हिस्सा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर को चुनाव आयोग ने घोषित किया है ताकि मतदाता सूची में हुई गड़बड़ियों को सुधारा जा सके, नए मतदाताओं को जोड़ा जा सके, गलत या डुप्लीकेट नाम को हटाया भी जा सके। वहीं अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए एसआईआर के बहाने बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत बताया, खासकर उन सीटों पर जहां उनकी पार्टी जीती थी वहां के हजारों वोट काटने की साजिश रच रही है। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि ऐसे प्रयास निष्पक्ष और प्रक्रियागत हैं। किसी तरह की पक्षपात की बात को वह खारिज करता है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि एसआईआर प्रक्रिया का इस्तेमाल करके उनकी पार्टी की उन सीटों पर जहां 2024 में समाजवादी पार्टी या इंडिया ब्लॉक जीता था, करीब 50,000 वोट प्रति सीट काटे जाने की योजना चुनाव आयोग बना रहा। उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप भी लगाया कि वह जुगाड़ आयोग बन गया है, मतलब निष्पक्ष संस्थान न होकर राजनीतिक साजिशों में शामिल हो गया है चुनाव आयोग। अखिलेश यादव ने एसआईआर की समय सीमा भी बढ़ाने की मांग की है, खासकर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उनका कहना है उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है। यह प्रक्रिया अभी पूरी तरह नहीं हो पाई है। साथ ही एक एसओपी जारी करने की भी मांग की है ताकि डिवीजन में गड़बड़ी ना हो। उन्होंने अपनी पार्टी का पीपीटीवी प्रहरी तंत्र बनाने की घोषणा की है, जो सीसीटीवी की तरह एसआईआर की प्रक्रिया पर भी नजर रखेगा ताकि मतदाता नामों में अनियमित कटौती ना हो। उनका कहना है कि यह संपूर्ण प्रक्रिया लोकतंत्र की आत्मा को खतरे में भी डाल सकती है और यदि चुनाव आयोग निष्पक्ष न रहे तो यह आम चुनावों की विश्वसनीयता पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर सकती है। आयोग ने इन आरोपों पर खुद को सफाई देने की कोशिश की है और यह भी कहा है कि एसआईआर पूरी तरह नियमों के अनुसार हो रहा है, जबकि इसके उलट अखिलेश यादव ने एक वीडियो शेयर कर आरोप लगाया था कि कुछ बूथों पर धोखाधड़ी हुई है, लेकिन चुनाव आयोग ने जवाब में कहा कि उनमें से एक वीडियो में यह दिख रहा है कि एक किशोर नाबालिग था, उसकी पहचान और जांच की जा चुकी है। आयोग ने यह भी कहा कि अगर किसी को एसआईआर में समस्या है तो वह विधिक और प्रक्रियागत तरीके से अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार और मैं हूं आपके साथ शोभित श्रीवास्तव। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा और गंभीर आरोप सामने आया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर ही भारी अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव का दावा है कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर कुछ चुनिंदा विधानसभा क्षेत्रों से 50,000 से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाने की साजिश रच रही है। उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव के आंकड़े भी पेश किए और कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 255 सीटें मिली थीं, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में उसे सिर्फ 162 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली। वहीं समाजवादी पार्टी 2022 में 111 विधानसभा सीटें जीत पाई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में उसे 183 विधानसभा सीटें मिली थी। कांग्रेस का प्रदर्शन भी बेहतर रहा। 2022 में केवल 2 सीटें, लेकिन लोकसभा चुनाव में 40 क्षेत्रों में बढ़त। अखिलेश यादव का आरोप है कि यह पूरी तैयारी खासकर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल पर केंद्रित है। उन्होंने कन्नौज सीट को भी निशाना बनाए जाने का उदाहरण बताया। सपा अध्यक्ष ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे मतदाता सूची को ध्यान से जांचें, बूथ स्तर पर अधिकारियों से मिलें और हर उस मतदाता को जोड़ें जिसका नाम हटाया गया हो। उन्होंने साफ कहा है कि 414 दिन बचे हैं और कोशिश है कि हर विधानसभा क्षेत्र से 50,000 वोट हटाए जाएंगे। अखिलेश यादव ने इन आरोपों के बाद
राजनीति हलकों में बहस तेज हो गई है। जो तैयारी है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। यही यूपी में हो रहा है, यही वेस्ट बंगाल में तैयारी चल रही है। क्या वाकई मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ी की कोशिश हो रही है या सिर्फ साजिश या राजनीतिक आरोप हैं? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक और बेहद चर्चित बयान सामने आया है। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष और मुलायम सिंह यादव की परिवार की बहू अपर्णा यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है 2027 में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। अमेठी में सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता यात्रा में शामिल होने पहुंची अपर्णा यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान यह बयान दिया। जब अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के राजनीतिक नारे पर सवाल किया तो उन्होंने साफ कहा 2027 में यूपी में फिर से कमल खिलेगा, बीजेपी की ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। अपर्णा यादव ने यह दावा किया कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, जहां जहां भी चुनाव होंगे वहां कमल ही खिलेगा। उन्होंने आगे कहा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साल के 365 दिन जनता और देश के लिए काम करते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। बिहार में एनडीए की जीत पर अपर्णा यादव ने कहा बिहार की जनता ने महागठबंधन को सही जवाब दिया है। उन्होंने कहा जनता विकास चाहती है और इसी कारण उसने एनडीए को चुनकर अपना फैसला साफ कर दिया है। आपको बता दें कि अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी हैं। उन्होंने 2022 में समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था और तब से लगातार भाजपा के लिए सक्रिय भूमिका निभा रही। अपर्णा यादव का यह राजनीतिक दावा 2027 के चुनाव से पहले राजनीतिक हलकों में कई चर्चाओं को जन्म दे रहा है। क्या वाकई उत्तर प्रदेश में फिर से कमल खिलेगा? यह मुकाबला त्रिकोणीय होगा या आने वाले समय में ही पता चलेगा? आज की बड़ी राजनीतिक खबर गुजरात के मोरबी से सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी एनडीए सरकार बनाएगा। मोरबी में भाजपा के नवनिर्मित जिला मुख्यालय के उद्घाटन के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा भाजपा का दायरा देश की हर घुसपैठियों को बाहर निकालने का है। अमित शाह के मुताबिक घुसपैठियों को देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण का विरोध करने का भी आरोप लगाया है। यह बयान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस पत्र के बाद आया है जिसमें उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को एसआईआर को पुनः रोकने की मांग की थी। अमित शाह ने कहा है कि बिहार चुनाव के दौरान राजनीतिक विश्लेषकों ने भविष्यवाणी की थी कि एनडीए कमजोर है, लेकिन बिहार के लोगों ने एनडीए को 2/3 बहुमत देकर यह साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार का जनता पर भरोसा कायम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार पर जनता का भरोसा कायम है। उन्होंने आगे कहा जो लोग समझ रहे थे कि भाजपा कमजोर है, उन्हें अब साफ समझ लेना चाहिए कि एनडीए पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु दोनों जगह सरकार बनाएगा। अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने घुसपैठियों बचाओ यात्रा शुरू की थी जो बेहद चौंकाने वाला था। अमित शाह का यह कहना है कि जिस पार्टी ने देश की आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाई, आज वही पार्टी घुसपैठियों का समर्थन कर रही है। और घुसपैठ को रोकना न केवल देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रदूषित
होने से बचाने के लिए भी घुसपैठ को रोकना जरूरी है। मगर दुर्भाग्य की बात है, कुछ राजनीतिक दल एक घुसपैठिया हटाओ का जो अभियान है इसको निर्बल करने में लगे हैं, और वो राजनीतिक दल चुनाव आयोग द्वारा जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण जो चल रहा है, इसका खिलाफत कर रहे हैं। मैं आज इस हीरक जयंती समारोह में बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, ये हमारा प्रण है। इस देश के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो, देश का प्रधानमंत्री कौन हो, वो निर्णय केवल और केवल भारत का नागरिक कर सकता है। कोई घुसपैठिए को अधिकार नहीं है कि हमारी लोकतांत्रिक प्रणालिका को वो प्रदूषित करे और हमारे लोकतांत्रिक फैसले को प्रभावित करे। मित्रों, एसआईआर देश को एक प्रकार से हमारे लोकतंत्र को सुरक्षित करने का और निर्मल करने की प्रक्रिया है। मैं आज यहां से अपील करना चाहता हूं कि देश की जनता एसआईआर की प्रक्रिया में जो चुनाव आयोग के द्वारा चल रही है उसका पूरा समर्थन करे। और मैं आगाह भी करना चाहता हूं उन राजनीतिक दलों को जो घुसपैठियों के संरक्षण में लगे हैं। बिहार के चुनाव देश की जनता का मैंडेट है और वो मैंडेट घुसपैठियों की उपस्थिति के खिलाफ। जो दल घुसपैठियों को सुरक्षित करने के लिए, मतदाता सूची में सुरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं, उनको ज्ञात होना चाहिए कि देश की जनता कभी ऐसे इरादों का समर्थन नहीं करेगी। अमित शाह के इन बयानों ने देश के 3 बड़े राजनीतिक मैदानों बिहार, बंगाल और तमिलनाडु में नई बहस को जन्म दे दिया है। आने वाले चुनावों में क्या वाकई एनडीए अपने दावों को हकीकत में बदल पाएगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार और मैं हूं आपके साथ मनोज श्रीवास्तव। आज की बड़ी खबर है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर देश भर में चल रहा है और उस पर समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उनके आरोपों के मुताबिक यह पूरा अभियान सिर्फ मतदाता सूची का सुधार ही नहीं बल्कि एक राजनीतिक खेल का हिस्सा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर को चुनाव आयोग ने घोषित किया है ताकि मतदाता सूची में हुई गड़बड़ियों को सुधारा जा सके, नए मतदाताओं को जोड़ा जा सके, गलत या डुप्लीकेट नाम को हटाया भी जा सके। वहीं अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए एसआईआर के बहाने बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत बताया, खासकर उन सीटों पर जहां उनकी पार्टी जीती थी वहां के हजारों वोट काटने की साजिश रच रही है। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि ऐसे प्रयास निष्पक्ष और प्रक्रियागत हैं। किसी तरह की पक्षपात की बात को वह खारिज करता है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि एसआईआर प्रक्रिया का इस्तेमाल करके उनकी पार्टी की उन सीटों पर जहां 2024 में समाजवादी पार्टी या इंडिया ब्लॉक जीता था, करीब 50,000 वोट प्रति सीट काटे जाने की योजना चुनाव आयोग बना रहा। उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप भी लगाया कि वह जुगाड़ आयोग बन गया है, मतलब निष्पक्ष संस्थान न होकर राजनीतिक साजिशों में शामिल हो गया है चुनाव आयोग। अखिलेश यादव ने एसआईआर की समय सीमा भी बढ़ाने की मांग की है, खासकर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उनका कहना है उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, यह प्रक्रिया अभी पूरी तरह नहीं हो पाई है। साथ ही एक एसओपी जारी करने की भी मांग की है ताकि डिवीजन में गड़बड़ी ना हो। उन्होंने अपनी पार्टी का पीपीटीवी प्रहरी तंत्र बनाने की घोषणा की है, जो सीसीटीवी की तरह एसआईआर की प्रक्रिया पर भी नजर रखेगा ताकि मतदाता नामों में अनियमित कटौती ना हो। उनका कहना है कि यह संपूर्ण प्रक्रिया लोकतंत्र की आत्मा को खतरे में भी डाल सकती है और यदि चुनाव आयोग निष्पक्ष न रहे
तो यह आम चुनावों की विश्वसनीयता पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर सकती है। आयोग ने इन आरोपों पर खुद को सफाई देने की कोशिश की है और यह भी कहा है कि एसआईआर पूरी तरह नियमों के अनुसार हो रहा है, जबकि इसके उलट अखिलेश यादव ने एक वीडियो शेयर कर आरोप लगाया था कि कुछ बूथों पर धोखाधड़ी हुई है, लेकिन चुनाव आयोग ने जवाब में कहा कि उनमें से एक वीडियो में यह दिख रहा है कि एक किशोर नाबालिग था, उसकी पहचान और जांच की जा चुकी है। आयोग ने यह भी कहा कि अगर किसी को एसआईआर में समस्या है तो वह विधिक और प्रक्रियागत तरीके से अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार और मैं हूं आपके साथ शोभित श्रीवास्तव। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा और गंभीर आरोप सामने आया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर ही भारी अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव का दावा है कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर कुछ चुनिंदा विधानसभा क्षेत्रों से 50,000 से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाने की साजिश रच रही है। उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव के आंकड़े भी पेश किए और कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 255 सीटें मिली थीं, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में उसे सिर्फ 162 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली। वहीं समाजवादी पार्टी 2022 में 111 विधानसभा सीटें जीत पाई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में उसे 183 विधानसभा सीटें मिली थी। कांग्रेस का प्रदर्शन भी बेहतर रहा। 2022 में केवल 2 सीटें, लेकिन लोकसभा चुनाव में 40 क्षेत्रों में बढ़त। अखिलेश यादव का आरोप है कि यह पूरी तैयारी खासकर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल पर केंद्रित है। उन्होंने कन्नौज सीट को भी निशाना बनाए जाने का उदाहरण बताया। सपा अध्यक्ष ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे मतदाता सूची को ध्यान से जांचें, बूथ स्तर पर अधिकारियों से मिलें और हर उस मतदाता को जोड़ें जिसका नाम हटाया गया हो। उन्होंने साफ कहा है कि 414 दिन बचे हैं और कोशिश है कि हर विधानसभा क्षेत्र से 50,000 वोट हटाए जाएंगे। अखिलेश यादव ने इन आरोपों के बाद राजनीति हलकों में बहस तेज हो गई है। जो तैयारी है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। यही यूपी में हो रहा है, यही वेस्ट बंगाल में तैयारी चल रही है। क्या वाकई मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ी की कोशिश हो रही है या सिर्फ साजिश या राजनीतिक आरोप हैं? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक और बेहद चर्चित बयान सामने आया है। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष और मुलायम सिंह यादव की परिवार की बहू अपर्णा यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है 2027 में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। अमेठी में सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता यात्रा में शामिल होने पहुंची अपर्णा यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान यह बयान दिया। जब अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के राजनीतिक नारे पर सवाल किया तो उन्होंने साफ कहा 2027 में यूपी में फिर से कमल खिलेगा, बीजेपी की ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। अपर्णा यादव ने यह दावा किया कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, जहां जहां भी चुनाव होंगे वहां कमल ही खिलेगा। उन्होंने आगे कहा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साल के 365 दिन जनता और देश के लिए काम करते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। बिहार में एनडीए की जीत पर अपर्णा यादव ने कहा बिहार की जनता ने महागठबंधन को सही जवाब दिया है। उन्होंने कहा जनता विकास चाहती है और इसी कारण उसने एनडीए को चुनकर अपना फैसला साफ कर दिया है। आपको बता दें कि अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी हैं। उन्होंने 2022 में समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था और तब से लगातार भाजपा के लिए सक्रिय भूमिका निभा रही।
अपर्णा यादव का यह राजनीतिक दावा 2027 के चुनाव से पहले राजनीतिक हलकों में कई चर्चाओं को जन्म दे रहा है। क्या वाकई उत्तर प्रदेश में फिर से कमल खिलेगा? यह मुकाबला त्रिकोणीय होगा? यह आने वाले समय में ही पता चलेगा। आज की बड़ी राजनीतिक खबर गुजरात के मोरबी से सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी एनडीए सरकार बनाएगा। मोरबी में भाजपा के नवनिर्मित जिला मुख्यालय के उद्घाटन के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा, भाजपा का दायरा देश के हर घुसपैठियों को बाहर निकालने का है। अमित शाह के मुताबिक घुसपैठियों को देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण का विरोध करने का भी आरोप लगाया है। यह बयान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस पत्र के बाद आया है जिसमें उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को एसआईआर को पुनः रोकने की मांग की थी। अमित शाह ने कहा है कि बिहार चुनाव के दौरान राजनीतिक विश्लेषकों ने भविष्यवाणी की थी कि एनडीए कमजोर है, लेकिन बिहार के लोगों ने एनडीए को 2/3 बहुमत देकर यह साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार का जनता पर भरोसा कायम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार पर जनता का भरोसा कायम है। उन्होंने आगे कहा, जो लोग समझ रहे थे कि भाजपा कमजोर है, उन्हें अब साफ समझ लेना चाहिए कि एनडीए पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु दोनों जगह सरकार बनाएगा। अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने घुसपैठियों बचाओ यात्रा शुरू की थी, जो बेहद चौंकाने वाला था। अमित शाह का यह कहना है कि जिस पार्टी ने देश की आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाई, आज वही पार्टी घुसपैठियों का समर्थन कर रही है। और घुसपैठ को रोकना केवल देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रदूषित होने से बचाने के लिए भी घुसपैठ को रोकना जरूरी है। मगर दुर्भाग्य की बात है, कुछ राजनीतिक दल एक घुसपैठिया हटाओ का जो अभियान है इसको निर्बल करने में लगे हैं। और वो राजनीतिक दल चुनाव आयोग द्वारा जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण जो चल रहा है, इसका खिलाफत कर रहे हैं। मैं आज इस हीरक जयंती समारोह में बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, ये हमारा प्रण है। इस देश के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो, देश का प्रधानमंत्री कौन हो, वो निर्णय केवल और केवल भारत का नागरिक कर सकता है। कोई घुसपैठिए को अधिकार नहीं है कि हमारी लोकतांत्रिक प्रणालिका को वो प्रदूषित करे और हमारे लोकतांत्रिक फैसले को प्रभावित करे। मित्रों, एसआईआर देश को एक प्रकार से हमारे लोकतंत्र को सुरक्षित करने का और निर्मल करने की प्रक्रिया है। मैं आज यहां से अपील करना चाहता हूं कि देश की जनता एसआईआर की प्रक्रिया में जो चुनाव आयोग के द्वारा चल रही है उसका पूरा समर्थन करे। और मैं आगाह भी करना चाहता हूं उन राजनीतिक दलों को जो घुसपैठियों के संरक्षण में लगे हैं। बिहार के चुनाव देश की जनता का मैंडेट है और वो मैंडेट घुसपैठियों की उपस्थिति के खिलाफ। जो दल घुसपैठियों को सुरक्षित करने के लिए, मतदाता सूची में सुरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं, उनको ज्ञात होना चाहिए कि देश की जनता कभी ऐसे इरादों का समर्थन नहीं करेगी। अमित शाह के इन बयानों ने देश के 3 बड़े राजनीतिक मैदानों बिहार, बंगाल और तमिलनाडु में नई बहस को जन्म दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार और मैं हूं आपके साथ
वे कहते हैं ना कि जिसे सत्ता की कुर्सी का मुंह लग जाए फिर वो इस मुंह का त्याग नहीं कर पाता। कुर्सी को लेकर अक्सर जुबानी जंग छिड़ी रहती है। कभी कभी ये कुर्सी अपने ही लोगों की खलबली भी पैदा कर देती है। और इन दिनों कर्नाटक की सियासत में सीएम की कुर्सी को लेकर काफी हलचल तेज है। हर कोई जानना चाहता है कि आने वाले दिनों में ये कुर्सी किसके पास जाए। अब यह सवाल सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं रहा, यह मुद्दा दिल्ली तक पहुंच गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मैं इसे ठीक कर देंगे। वहीं डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का कहना है कि जो लोग कुर्सी के पीछे खड़े हैं उन्हें कुर्सी की असली कीमत और महत्व का पता नहीं। इस समय सीएम सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच जुबानी जंग जारी है। माना जा रहा है कि 1 दिसंबर को विंटर असेंबली सेशन शुरू होने से पहले किसी न किसी तरह का फैसला लिया जाए। दरअसल यह तनाव 18 मई 2020 की घटना से शुरू हुआ था। उस समय नई दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की मीटिंग में रमैया और शिव कुमार के साथ खड़गे, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला और शिव कुमार के भाई डीके सुबेर भी मौजूद। शिव कुमार चाहते थे कि सरकार के पहले 2.5 साल वे सीएम बने, लेकिन रमैया ने अपनी सीनियरिटी का हवाला देते हुए उसे मना कर दिया। तब हुआ समझौता। शुरुआती आधा समय रमैया के लिए और बाकी आधा समय शिव कुमार के लिए। शिव कुमार के समर्थक मानते हैं कि उन्होंने जानबूझकर सार्वजनिक टकराव से परहेज किया, क्योंकि उनका मानना है कि कोई भी गलती पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। वे चाहते हैं कि पार्टी में एकता बनी रहे और सिद्धारमैया को साइड लाइन करने का कोई इरादा नहीं है। उनका भरोसा गांधी परिवार उनकी लॉयल्टी को पहचानेंगे। अब देखना यह है कि 48 घंटे के भीतर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बीच होने वाली मीटिंग कौन सा फैसला लाती है। इसके बाद रमैया और डीके दोनों को दिल्ली बुलाया जा सकता है। देखना यह होगा कि आलाकमान की मीटिंग के बाद कर्नाटक की कुर्सी का फैसला किसके नाम होता है। हम आपको हर खबर के साथ अपडेट करते रहेंगे। सियासी कहानी में इस वक्त इतना ही, बाकी अन्य तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हिंदी समाचार के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार और मैं हूं आपके साथ शोभित कुमार। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति और उस नेता की जिसने समाजवादी पार्टी को एक नई दिशा देने की कोशिश की। जी हाँ, बात हो रही है अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वे 2012 में उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने, सदस्य रहे, सांसद और विधानसभा के कई कार्यकालों में वो सदस्य भी रहे। उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ कन्नौज से और उन्होंने लगातार जनता के विश्वास को जीता। अखिलेश यादव ने घोषणा की है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी इंडिया ब्लॉक के साथ चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा है कि अब टिकट बांटना होगा तो टिकट सर्वे यानी जनता के बीच जो मौजूद है उसे आगे बढ़ेगा और उसी को टिकट मिलेगा। साथ ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है बूथ स्तर पर जाएं, जनता से जुड़ें और किसी भी तरह की साजिश से सावधान रहें। अखिलेश यादव ने मौजूदा सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं और नागरिकों को बुनियादी जरूरतें अब नहीं मिल पा रही और स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है। अस्पतालों में संसाधन कम है और सेवा पूरी तरह बाधित है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि लोकतंत्र और जनता की अधिकार खतरे में है। समाजवादी पार्टी के सामने चुनौतियां, पुरानी विरासत को जीवित रखना, नई पीढ़ी और युवाओं के समर्थन को जोड़ना और जनता के वास्तविक मुद्दों पर काम करना। अखिलेश यादव समझते हैं कि वो केवल सोशल मीडिया या घोषणाओं से जीत संभव नहीं। जनता चाहती है भरोसा, समाधान और जमीनी असर। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी
समाजवादी पार्टी अपनी पुरानी विरासत और जनता की उम्मीदों को तोड़ पाएगी या नहीं, क्योंकि वादे याद रहते हैं लेकिन जनता को भरोसा चाहिए जो रोजमर्रा की जिंदगी में दिखे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, बाकी अन्य तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए समाचार के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार और मैं हूं आपके साथ सोभित श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा विधानसभा वाला क्षेत्र, जहां की राजनीति कभी शांत नहीं रही और जहां 2027 का चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि बन चुका है एक सियासी रणभूमि। सोचिए, कौन जीत सकता है, कौन जनता का भरोसा जीत पाएगा और सिर्फ वादे और वादों के साथ कौन रह जाएगा पीछे। आज हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की तैयारी, उनकी रणनीति, चुनौतियां और जनता की उम्मीदें। क्योंकि 2027 के यूपी चुनाव की सिर्फ संख्या का खेल नहीं है, बल्कि विकास, न्याय और युवाओं की आवाज का संघर्ष होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति कभी शांत नहीं रही। 2027, 2022 और 2000 अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की तैयारी, उनकी रणनीति, चुनौतियां और जनता की उम्मीदें। क्योंकि 2027 यूपी के लिए सिर्फ संख्या का खेल नहीं है, बल्कि विकास, न्याय और युवाओं की आवाज का संघर्ष होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति कभी शांत नहीं रही। 2017 और 22 के बीच जो चुनाव में दिखा, वहां सत्ता पाने के लिए सिर्फ वोट बैंक नहीं, सटीक रणनीति, ग्राउंड लेवल काम और जनता का भरोसा जरूरी है। अब 2027 आ रहा है और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में तैयार है। अखिलेश यादव का कहना है 2027 में समाजवादी पार्टी इंडिया ब्लॉक के साथ चुनाव लड़ेगी, यानी कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के साथ गठबंधन होगा। जितना मजबूत बंटवारा उतना मजबूत वोट बैंक। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। समाजवादी पार्टी ने 108 ऐसी विधानसभा सीटों को चुना है जहां पिछली बार हार हुई। हर सीट का किया गया है पर्यवेक्षक नियुक्त, ताकि पता चले हार की असली वजह क्या थी और अगली बार जीत सुनिश्चित हो सके। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेष रणनीति, गुर्जर और जाट वोटर समाजवादी पार्टी की नजर में प्रमुख, युवा और रोजगार समाजवादी पार्टी का नया एजेंडा। क्योंकि आज की लड़ाई सिर्फ जातिगत समीकरण नहीं है, बल्कि जवाबदेही, विकास और रोजगार की है। अखिलेश यादव ने कहा है, हम युवाओं की आवाज को आगे बढ़ाएंगे, उनके लिए रोजगार और अवसर सुनिश्चित करेंगे। समाजवादी पार्टी का आरोप है वर्तमान सरकार अधिनायकवादी है, लोकतंत्र खतरे में है, साथ ही लाखों शिक्षक भर्ती और अन्य वादे उनके अनुसार नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार और मैं हूं आपके साथ मनोज श्रीवास्तव। आज की बड़ी खबर है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR देश भर में चल रहा है और उस पर समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उनके आरोपों के मुताबिक यह पूरा अभियान सिर्फ मतदाता सूची का सुधार ही नहीं, बल्कि एक राजनीतिक खेल का हिस्सा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR को चुनाव आयोग ने घोषित किया है ताकि मतदाता सूची में हुई गड़बड़ियों को सुधारा जा सके, नए मतदाताओं को जोड़ा जा सके, गलत या डुप्लीकेट नाम को हटाया भी जा सके। वहीं अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए SIR के बहाने बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत बताया, खासकर उन सीटों पर जहां उनकी पार्टी जीती थी, वहां के हजारों वोट काटने की साजिश रची है।
चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि ऐसे प्रयास निष्पक्ष और प्रक्रियागत हैं। किसी तरह की पक्षपात की बात को वह खारिज करता है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि एसआईआर प्रक्रिया का इस्तेमाल करके उनकी पार्टी की उन सीटों पर जहां 2024 में समाजवादी पार्टी या इंडिया ब्लॉक जीता था, करीब 50,000 वोट प्रति सीट काटे जाने की योजना चुनाव आयोग बना रहा। उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप भी लगाया कि वह जुगाड़ आयोग बन गया है, मतलब निष्पक्ष संस्थान न होकर राजनीतिक साजिशों में शामिल हो गया है चुनाव आयोग। अखिलेश यादव ने एसआईआर की समय सीमा भी बढ़ाने की मांग की है, खासकर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उनका कहना है उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, यह प्रक्रिया अभी पूरी तरह नहीं हो पाई है। साथ ही एक एसओपी जारी करने की भी मांग की है ताकि डिवीजन में गड़बड़ी ना हो। उन्होंने अपनी पार्टी का पीपीटीवी प्रहरी तंत्र बनाने की घोषणा की है, जो सीसीटीवी की तरह एसआईआर की प्रक्रिया पर भी नजर रखेगा ताकि मतदाता नामों में अनियमित कटौती ना हो। उनका कहना है कि यह संपूर्ण प्रक्रिया लोकतंत्र की आत्मा को खतरे में भी डाल सकती है और यदि चुनाव आयोग निष्पक्ष न रहे तो यह आम चुनावों की विश्वसनीयता पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर सकती है। आयोग ने इन आरोपों पर खुद को सफाई देने की कोशिश की है और यह भी कहा है कि एसआईआर पूरी तरह नियमों के अनुसार हो रहा है, जबकि इसके उलट अखिलेश यादव ने एक वीडियो शेयर कर आरोप लगाया था कि कुछ बूथों पर धोखाधड़ी हुई है, लेकिन चुनाव आयोग ने जवाब में कहा कि उनमें से एक वीडियो में यह दिख रहा है कि एक किशोर नाबालिग था, उसकी पहचान और जांच की जा चुकी है। आयोग ने यह भी कहा कि अगर किसी को एसआईआर में समस्या है तो वह विधिक और प्रक्रियागत तरीके से अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकता है। बिहार में नई सरकार, नया समीकरण और विभागों का सबसे बड़ा बंटवारा। कौन संभालेगा कौन सा मंत्रालय, पूरी तस्वीर आज साफ हो गई है। नमस्कार, मैं शोभित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। बिहार में सत्ता में आए नए बदलाव के बाद आज सरकार ने यह फैसला भी कर लिया है जिसका इंतजार जगह जगह किया जा रहा था, विभागों में बंटवारा। नीतीश कुमार ने एक बार फिर खुद को नई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी देकर यह साफ कर दिया है कि वे अब भी सरकार की धुरी हैं। उनके पास सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन और वे सभी विभाग रहेंगे जिन्हें किसी अन्य मंत्री को नहीं सौंपा गया है। लेकिन आज सबसे बड़ा चर्चा एक नए चेहरे की है, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश। गुरुवार को शपथ लेने वाले कैबिनेट में दीपक प्रकाश की मौजूदगी इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि वे ना तो विधायक हैं और ना ही एमएलसी। इसके बावजूद उन्हें सौंप दिया गया है पंचायती राज मंत्रालय का बड़ा दायित्व। बीजेपी के सम्राट चौधरी को मिला है गृह मंत्रालय, यानी वह विभाग जिसे लंबे समय तक नीतीश कुमार खुद संभालते रहे। यह बदलाव बिहार में राजनीतिक संदेश भी देता है और नई चाल भी। वहीं विजय कुमार सिन्हा को दिया गया है राजस्व एवं भूमि सुधार और खान एवं भूतत्व विभाग और जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी को मिला है जल संसाधन, संसदीय कार्य, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग और भवन निर्माण जैसे 4 अहम मंत्रालय। जेडीयू के दिग्गज नेता विजेंद्र यादव को 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 5 विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। उनके पास होगा ऊर्जा, योजना एवं विकास, उत्पाद एवं निबंधन, वित्त, वाणिज्य कर। इतने महत्वपूर्ण मंत्रालय एक ही व्यक्ति को देना यह बताता है कि सरकार उनके अनुभव पर कितना भरोसा कर रही है। जेडीयू के श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास और परिवहन विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी नेता मंगल पांडे को स्वास्थ्य मंत्रालय की कमान बरकरार रखी है। साथ ही उन्हें विधि विभाग भी दिया गया है। दिलीप कुमार जायसवाल को उद्योग विभाग, अशोक चौधरी को ग्रामीण कार्य और लेसी सिंह को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण की जिम्मेदारी मिली है। बिहार की नई सरकार में विभागों का यह बंटवारा सिर्फ जिम्मेदारियों का वितरण नहीं बल्कि एक नया संदेश है। पुराने अनुभव एवं चेहरे और राजनीतिक समीकरणों का
अद्भुत संतुलन। अब देखना यह होगा यह टीम मिलकर बिहार को कितनी तेजी से नई दिशा दे पाती है, क्योंकि जनता की उम्मीदें इस बार पहले से मुकाबले और ज्यादा बढ़ी हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहिए हिंदी समाचार के बाद। धन्यवाद। बिहार की नई कैबिनेट में एलजेपी रामविलास की दोहरी एंट्री। संजय कुमार और संजय कुमार सिंह को अहम विभाग, मंत्री संजय सिंह ने जताई संभावनाएं। नमस्कार, मैं शोभित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। बिहार में नीतीश कुमार की नई सरकार के गठन के बाद अब विभागों का बंटवारा भी हो गया है। 27 मंत्रियों वाली इस नई कैबिनेट में हर पार्टी की जिम्मेदारी पर सबकी नजर थी और सबसे ज्यादा चर्चा में रही चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी। चिराग पासवान की पार्टी से दो चेहरों को बड़ी जिम्मेदारियां मिली हैं, संजय कुमार और संजय कुमार सिंह। सरकार ने संजय कुमार को गन्ना उद्योग विभाग और संजय कुमार सिंह को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यानी PHED की कमान सौंपी है। लेकिन असली बात सिर्फ विभाग मिलने की नहीं, बल्कि उस संदेश की है जो इन नियुक्तियों के साथ बिहार की राजनीति में जा रहा है। लोक स्वास्थ्य नियंत्रण मंत्री बनाए जाने के बाद संजय कुमार सिंह ने एक बेहद संयमित, विनम्र और भावनात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री के रूप में दायित्व सौंपने के लिए मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हृदय से धन्यवाद करता हूं। उनका अनुभवी और संतुलन नेतृत्व क्षमता बिहार के विकास की आधारशिला है। उनके इस बयान ने साफ दिखाया कि वे इस जिम्मेदारी को केवल पोस्ट नहीं बल्कि एक सेवा का अवसर मान रहे। फिर उन्होंने अपने राजनीतिक संरक्षक एलजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को विशेष धन्यवाद दिया। उन्होंने आगे लिखा, चिराग पासवान जी का स्नेह, मार्गदर्शन और मुझ पर किया गया विश्वास प्रेरणा का स्रोत है। यह जिम्मेदारी मेरे लिए सम्मान भी है और कर्तव्य भी। संजय सिंह ने पार्टी के बिहार प्रभारी और जमुई सांसद अरुण भारती समेत सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त किया और यह भी कहा कि वे इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएंगे। बिहार में विभागों के बंटवारे को हमेशा सत्ता समीकरण का संकेत माना जाता है। एलजेपी के दोनों मंत्रियों को विभाग देना और उनमें से एक को PHED जैसे बेहद संपूर्ण मंत्रालय सौंपना यह साफ संदेश देता है कि नीतीश सरकार में चिराग पासवान की भूमिका सिर्फ सहयोगी की नहीं बल्कि प्रभावी भागीदार की तरह उभर रही है। PHED वह विभाग है जो सीधा जनता के घरों तक अपनी सेवा पहुंचाता है। पानी, पाइपलाइन, स्वास्थ्य जैसे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसे में संजय सिंह का यह बयान भी महत्वपूर्ण है कि वे जनता और नेतृत्व दोनों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। बिहार की नई कैबिनेट में ये बदलाव सिर्फ चेहरों का फेरबदल नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों की राजनीति, कामकाज और गठबंधन की दिशा तय करने वाला कदम माना जा रहा है। अब नजरें इस पर होंगी कि संजय कुमार और संजय कुमार सिंह अपने अपने विभागों में कितनी तेजी से काम दिखाते हैं और क्या वे बिहार में बदलाव की नई कहानी लिख पाएंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हिंदी समाचार। धन्यवाद। बिहार की राजनीति में बढ़ी हलचल। गृह विभाग बीजेपी को मिलने पर आरजेडी का बड़ा बयान। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार और मैं हूं आपके साथ शोभित श्रीवास्तव। जहां बिहार की नई एनडीए सरकार का पहला बड़ा फैसला ही सियासी तापमान बढ़ा गया। बिहार में नई बनी एनडीए सरकार ने शुक्रवार को मंत्रियों के विभागों का आधिकारिक बंटवारा जारी किया है। लेकिन असली चर्चा जिस फैसले को लेकर है वह है गृह विभाग का बीजेपी के खाते में चला जाना। जी हां, वो गृह विभाग जिसे लगभग 20 सालों तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद संभाला, आज वही महत्वपूर्ण विभाग बीजेपी नेता सम्राट चौधरी को सौंप दिया गया है। और बिहार की सियासत की नई कहानी। विभागों के बंटवारे के बाद आरजेडी ने सरकार पर सीधा हमला बोला है।
आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि बीजेपी ने जो चक्रव्यूह रचा था वह आज पूरा हो गया है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार इस सरकार का सिर्फ चेहरा है, वास्तविक नियंत्रण बीजेपी के हाथ में ही है और गृह विभाग का बीजेपी को मिलना इस बात का बड़ा संकेत है। एजाज अहमद ने यह भी कहा कि बीजेपी ने पहले ही ऐसी रणनीति बनाई थी कि नीतीश कुमार और जेडीयू की राजनीति पूरी तरह से इर्द गिर्द घूमती रहे बीजेपी के। आरजेडी का आरोप है कि बिहार की नई सरकार अब बीजेपी की नीति, विचार और दिशा पर चलेगी। अब बात करते हैं नई कैबिनेट की। एनडीए सरकार में इस बार नीतीश कुमार के साथ 26 मंत्रियों ने शपथ ली है। बीजेपी के जिसमें से 14 मंत्री हैं, जेडीयू के 8 मंत्री नीतीश कुमार को छोड़कर। एलजेपी के 2 और हम एचएएम व आरएलएम ने एक मंत्री शामिल किए गए हैं। कई मंत्रियों के पास अभी एक से ज्यादा विभाग हैं। हालांकि सरकार ने संकेत दिए हैं कि कैबिनेट विस्तार के बाद विभागों की संख्या और जिम्मेदारियों में बदलाव हो सकता है। गृह विभाग जैसे संवेदनशील और शक्तिशाली मंत्रालय को बीजेपी को देना राजनीतिक विशेषज्ञ इसे बहुत बड़ा संकेत भी मान रहे हैं। क्या बीजेपी अब बिहार सरकार में वास्तव में केंद्रीय भूमिका निभाने जा रही है? क्या नीतीश कुमार की तमाम ताकत कम हो रही है या यह सिर्फ सामान्य और सत्ता साझेदारी का नया मॉडल है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में राजनीति तय करेगी। बिहार की राजनीति लंबे समय से उतार चढ़ाव और नई समीकरणों के लिए जानी जाती है। अब गृह मंत्रालय का यह बड़ा बदलाव कैसे नए राजनीतिक संकेत देता है, यह देखने के लिए राज्य की निगाहें एक बार फिर पटना की सत्ता पर टिक गई है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप बाकी अन्य तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हिंदी समाचार। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से एक सवाल लोगों के मन में लगातार घूम रहा था कि प्रशांत किशोर कब सामने आएंगे। जब उनकी 3 साल की कठिन पदयात्रा, हजारों किलोमीटर का सफर और सैकड़ों मुद्दे पर अभियान और लगातार सार्वजनिक दावों के बाद भी जनसुराज को एक भी सीट नहीं मिली, 98% उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हो गई और लगभग 3% से भी कम वोट मिले, तब सबको इंतजार था कि प्रशांत किशोर मीडिया के सामने आएंगे और बताएंगे कि आखिर उनकी रणनीति में कहाँ चूक हुई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी एक बार, फिर टाली गई किसी कारणवश और आखिरकार आज उन्होंने करीब 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सबसे पहले बड़ी बात यही रही कि उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और कहा कि वे जनता तक सही बात नहीं पहुंचा पाए, अपने विचारों को स्पष्ट नहीं कर पाए और जिन लोगों ने जनसुराज पर भरोसा किया उनकी उम्मीदों पर वे खरे नहीं उतर सके। इसी आत्मचिंतन के बाद प्रशांत किशोर 20 तारीख को गांधी आश्रम में एक दिन का उपवास भी रखेंगे। लेकिन जहां तक एक तरफ विनम्रता दिखी, वहीं दूसरी तरफ कुछ बेहद तीखे सवाल भी उठे। सवाल उठना तो लाजमी था। सबसे पहले और बड़ा सवाल यही था कि जिसे बार बार लोग पूछते थे, आपने कहा था नीतीश कुमार अगर 25 सीटों से ज़्यादा जीतेंगे तो आप राजनीति छोड़ देंगे, तो अब आप क्या करेंगे? इस सवाल पर प्रशांत किशोर ने पहले थोड़ा बचाव किया, कहा कि वे किसी पद पर तो है नहीं कि इस्तीफा दे दें और उन्होंने बिहार छोड़ने की कोई बात नहीं कही। लेकिन पत्रकारों ने जब बार बार उनको घेरा, तब प्रशांत किशोर ने एक ऐसी चुनौती दे दी जिसने पूरी राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव के दौरान लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए गए और यह कहा गया कि अगर स्वरोजगार शुरू करेगी तो अगले 6 महीने में उन्हें 2 लाख रुपए और दिए जाएंगे, यानी 10,000 एडवांस बताया गया था।
प्रशांत किशोर ने साफ कहा कि अगर सरकार ने सच में महिलाओं को पलायन से मुक्त करने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए यह पैसा दिया है तो अगले 6 महीने में इन 1.5 करोड़ महिलाओं को 2 लाख रुपए मिल जाने चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो वे बिना शर्त राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो यह सिद्ध हो जाएगा कि 10,000 रुपए सिर्फ वोट खरीदने के लिए बांटे गए थे। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि अब सलाह देने का वक्त खत्म हो गया है, अब संघर्ष शुरू होगा। उन्होंने अपना पर्सनल नंबर भी जारी किया और कहा कि हर महिला जिसे 10,000 रुपए मिले हैं और जिसे 6 महीने बाद 2 लाख रुपए मिलने थे वे उनसे संपर्क करें। जन स्वराज हर ब्लॉक, हर जिले, हर सरकारी दफ्तर में जाकर महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ेगा। उन्होंने उदाहरण भी दिया, जैसे सहारा कंपनी में एजेंटों ने लोगों से पैसा जमा करवाया था और पैसा डूब गया तो लोग एजेंटों के पीछे भागे। ठीक वैसे ही अगर सरकार ने जीविका दीदियों के माध्यम से वोट के बदले वादे कराए हैं तो फिर हर महिला को उसका हक मिलना चाहिए। प्रशांत किशोर इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने नीतीश सरकार को चेतावनी दी कि वे भ्रष्ट और दागी चेहरों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल ना करें, वरना वे कोर्ट जाएंगे और राजनीतिक व सामाजिक संघर्ष करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 30 से 35 साल में बिहार जाति और धर्म की राजनीति में उलझा रहा है और जन स्वराज पहली बार उस राजनीति को चुनौती देने आया था, लेकिन जनता ने अभी उसे स्वीकार नहीं किया। इसका सम्मान करना चाहिए पर लड़ाई छोड़नी नहीं चाहिए। प्रशांत किशोर ने महाभारत के भी उदाहरण दिए। उदाहरण का जिक्र करते हुए कहा कि अभिमन्यु छल से मारा गया था, लेकिन धर्म की जीत अंत में होती ही है और जन स्वराज की लड़ाई भी लंबी है। उन्होंने साफ कहा कि वे बिहार छोड़ने वाले नहीं और पीछे हटने वाले भी नहीं, बल्कि अब पहले से दोगुनी मेहनत करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार 20 तारीख को शपथ लेते समय किन चेहरों को साथ खड़ी करती है। क्या वही नेता जिन पर भ्रष्टाचार के दाग के आरोप हैं फिर से सत्ता में आएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले 6 महीनों में 1.5 करोड़ महिलाओं को 2 लाख रुपए मिलेंगे? अगर मिलते हैं तो बिहार की गरीबी, बेरोजगारी और पलायन की तस्वीर बदल सकती है, और अगर नहीं मिलते हैं तो प्रशांत किशोर का संघर्ष बिहार की राजनीति में क्या नया मोड़ ला सकता है? बिहार के 1.5 करोड़ लोगों को 2-2 लाख रुपया नीतीश कुमार दिलवा दे, मैं मान लूंगा कि हमारे आकलन में गलती थी, हमारी गलती थी। और हमारे आकलन की बात छोड़िए, अगर बिहार से बेरोजगारी दूर हो जाए, पलायन बंद हो जाए, 1.5 करोड़ परिवार, टोटल 2.5 करोड़ परिवार में अगर 1.5 करोड़ परिवार की गरीबी दूर हो जाए तो प्रशांत किशोर को विधायक बनने की, राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है, हम दूसरा काम कर सकते हैं। तो आपका अगर ये सवाल है कि 25 सीट की बात है, बिल्कुल 25 सीट से ज्यादा नीतीश कुमार को ना आना चाहिए था, ना आता। एक ही फैक्टर है, ये पैसा बांटकर जो वोट आपने खरीदा है, खरीदने का आप पर इल्जाम है। 20 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, तो आप इस इल्जाम को धो दीजिए। अगले 6 महीने में 1.5 करोड़ लोगों को, 1.5 करोड़ परिवार को स्वरोजगार की व्यवस्था कर दीजिए। और अगर नहीं कीजिएगा तो हम लोग यहीं पर हैं। मैं आपके सामने एक नंबर जारी कर रहा हूं, मेरा अपना व्यक्तिगत ऑफिस का 91-216, 91-216। जितने लोग हैं जिनको भी 10,000 रुपया का बयाना नीतीश कुमार सरकार ने, अधिकारियों ने जीविका की दीदियों के माध्यम से दिया है, इस आश्वासन के साथ कि अगर आप नीतीश कुमार को, एनडीए को वोट देंगे तो आपको 2 लाख रुपया 6 महीना में मिलेगा। तो मेरे भाई, अब समय चालू हो गया, आप आ गए हैं सत्ता में और हम लोग आराम से बैठे हुए हैं बिहार में। हर वो महिला, हर वो परिवार जिसको 2 लाख रुपया नहीं मिलता है, आप प्रशांत किशोर से संपर्क कीजिए, आप जन स्वराज से संपर्क कीजिए। अब सलाह का समय खत्म हुआ, अब संघर्ष का समय शुरू होगा। हमने 3.5 साल लोगों को सलाह दिया है, हमने 3.5 साल लोगों को जाकर घर घर हाथ जोड़ा है, कभी वोट नहीं मांगा। लोगों को यही कहा कि अपने बच्चों के लिए वोट दो, अच्छे लोगों को जिताओ। लोगों ने अपने हिसाब से अच्छे लोगों को जिताया है। जिन मुद्दों पर जिताया है उसका मैं स्वागत करता हूं कि स्वरोजगार ही सबसे ज्यादा जरूरी है। उसका वादा एनडीए की सरकार ने किया है।
नीतीश कुमार ने किया है और 10-10 हजार रुपया बानगी के तौर पर, एडवांस के तौर पर उन महिलाओं को दिया है। तो अब अगले 6 महीना में उन सभी महिलाओं को, उन सभी परिवारों को नीतीश कुमार की सरकार स्वरोजगार का अवसर दे, उनको 2 लाख रुपए की मदद दे, ताकि वो 1.5 करोड़ परिवार के लोग बेरोजगारी से बाहर निकल सके, गरीबी खत्म कर सके और उनके बच्चे गुजरात में, तमिलनाडु में जाकर मजदूरी न करें। और अगर ये नहीं होगा तो हम लोग तो विधानसभा में हैं नहीं। जनता ने जो आदेश दिया है कि गांव-गांव घूमिए और लोगों की मदद कीजिए, तो जिनको भैया ये 2 लाख न मिले वो प्रशांत किशोर के पास चले आइए, जन सुराज के साथियों के पास आइए, आपकी आवाज बनकर, आपके साथ खड़े होकर ब्लॉक, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसेज में, सरकारी दफ्तरों में हम लोग चलेंगे। जरूरत पड़ेगा नीतीश कुमार के पास चलेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 10,000 रुपया बयाना ले लीजिए, जब मैं जीत कर आऊंगा आपको 2-2 लाख रुपए दूंगा, ताकि सब लोग अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे। आपने सुना होगा सहारा में लोगों को कहा गया पैसा डबल हो जाएगा। सहारा के जिन लोगों ने एजेंट बनकर, समाज के कई लोगों ने सहारा में पैसा जमा कराया, सहारा वाले भाग गए तो लोग एजेंट को खोज रहे हैं। तो जो सरकारी अफसर नेतागिरी जिन लोगों ने किया है, सरकार की ओर से आश्वासन दिया है कि हम लोग आपको रोजगार देंगे, 2 लाख रुपया देंगे, जिन जीविका की दीदियों ने एक महिला को जाकर समझाया है, बूथ पर बैठकर वोट दिलवाया है, सिंबल सिखाया है, क्रमांक संख्या बताया है, वो जीविका की दीदियों की जिम्मेवारी है कि जिनको आपने ये काम कराया है, जिनके बच्चों का भविष्य आपने 10,000 रुपया में आपने सौदा कराया है, उनको पैसा मिले। और अगर वो 2 लाख रुपया नहीं मिलेगा तो 6 महीने का समय है। 6 महीने के बाद हर वो व्यक्ति जिसको पैसा नहीं मिले उसके लिए जन सुराज का, प्रशांत किशोर का दरवाजा खुला हुआ है। आप आइए, हम लोग आपकी आवाज बनेंगे, आपके साथ खड़े होंगे। हम लोग विधायक सांसद नहीं है, लेकिन समाज में हमारी ताकत जो आवाज है, आपके आशीर्वाद से वो आवाज आपके साथ जोड़ेंगे और हर हालत में आपको ये 2 लाख रुपया मिले, इसकी लड़ाई को जारी रखेंगे। टीएमसी से बन रही है। चुनाव क्या क्या नहीं करा दे, तीसरे मालिक है। वैसे भी ये जितने भी इंडी गठबंधन के लोग हैं, ये चुनाव जीतने के लिए, सत्ता पाने के लिए किस हद तक सृष्टि करके जा सकते हैं, इसका अंदाजा इसी बात से ला सकते हैं जो आप कह रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा हिंदू खत्म हो जाएंगे तो भारत खत्म हो जाएगा। तो स्वाभाविक है, सनातन आधार है उस भारत का जो अखंड भारत हुआ करता था, जिसकी सीमाएं मुझे लगता है अफगानिस्तान से लेकर जो पुरानी इतिहास बताता है, तो अखंड भारत का स्वरूप तो सनातनी भारत का स्वरूप था। और उस स्वरूप के बाद कितने कितने भारत ने टुकड़े वेले हैं, दौड़ वेले हैं, आपत्तियां विपत्तियां वेली हैं, लेकिन आज जिस रूप में है, ये स्वरूप मजबूत रहे, विखंडित रहे, एकता के साथ निरंतर तरक्की का मार्ग प्रशस्त करे, विकसित भारत बने। ये मिलजुल के सबको करने का काम करना चाहिए, न कि जात, वर्ग और धर्म पर आधारित राजनीति करके देश को छिन्न भिन्न और कमजोर करने का किसी भी दल, खासतौर से किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा इस तरह का कोई भी होता है, जिससे भारत की अखंडता, एकता, मजबूती, विकास प्रभावित होता है, तो निश्चित रूप से वो बहुत ही गंभीर है और उसकी निंदा की जानी चाहिए। बनारस कोर्ट ने राहुल गांधी को 18 दिसंबर में कोर्ट में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं, तो राम जी को काल्पनिक बताने वाले मामले को लेकर राहुल जी क्या हो, तो कांग्रेस ही राम जी को काल्पनिक बताती रही है। सुप्रीम कोर्ट में जब सत्ता में थी कांग्रेस, उस समय भी इन्होंने जो शपथ पत्र दिया था माननीय उच्चतम न्यायालय में, तब भी जो राम सेतु है उसको काल्पनिक बताने का काम किया था। तो ये तो उनके आचरण में, जब कहते हैं इंडी गठबंधन का ही मुखिया तो है कांग्रेस, तो उनका आचरण जो भी इसके दल है वो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर तुष्टिकरण का काम करते रहे। एसआईआर को लेकर के लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है।
पेट में दर्द है ना, मतलब बेईमानी रुक जाएगी, फर्जी वोट कट जाएंगे, जिस गलत वोटों के आधार पर परिणाम प्रभावित करने का प्रयास करते हैं वो प्रयास विफल हो जाएंगे। एक पारदर्शी और निष्पक्ष मतदाता सूची बनाने का अगर भारत निर्वाचन आयोग का प्रयास कर रहा है तो पेट में दर्द किसी को नहीं होना चाहिए। काहे का पेट में दर्द है, ये उन्हें कोई आपत्ति है गलत हो रहा है तो प्रामाणिक तथ्य में चुनाव आयोग खुद ही संज्ञा लेकर के उसको दुरुस्त कराने का काम करेगा। लेकिन औचित्यहीन, तथ्यहीन, प्रमाण रहित बातें लगातार करते हुए ये सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट में जो कोई राहत इन्हें नहीं मिली तो उसके बाद फिर उन्होंने यात्रा शुरू की। यात्रा के बाद बार बार भारत निर्वाचन आयोग ने पूछा कि ऐसे प्रामाणिक कोई ठोस सबूत के साथ आप हमारे सामने आए, प्रस्तुत करें तो निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज तक एक भी सब प्रमाण को तथ्य नहीं दे पाए। तो केवल और केवल वातावरण खराब करने के लिए, संवैधानिक संस्थाओं पर चोट पहुंचाने का, भारत निर्वाचन आयोग को क्षण खराब करने का ये असफल प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता देश की तरफ जान रही है, समझ रही है और मैं समझता हूं कि पारदर्शी मतदाता सूची राष्ट्र हित में आवश्यक है और चुनाव किसी भी चुनाव की शुचिता, पारदर्शिता, गुणवत्ता और ईमानदारी के लिए बहुत ही महत्व आवश्यक है। हाई कोर्ट के जस्टिस हैं समीर जैन, उन्होंने आजम खान के करने से मना कर दिया। कोर्ट का निजी फैसला है, कहीं न कहीं वो नहीं उसमें इन्वॉल्व होना चाहते। तमाम मुकदमे होते हैं जिसमें अपने को अलग जो लोग कर लेते हैं। तो जो भी बेस सुनेगी, हमेशा हिंदुस्तान की न्यायिक व्यवस्था दुनिया में सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठतम, पारदर्शी, गुणवत्ता सहित व्यवस्था है जिसका उदाहरण पूरे दुनिया में, बल्कि जो अन्य देश है उसका अनुसरण करने का काम करते हैं। हमारी न्यायपालिका बिना किसी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक या भौगोलिक दृष्टि से निर्णय नहीं देती, बल्कि तथ्यों, साक्ष्यों, प्रमाणों, सबूतों के आधार पर अपना निर्णय वास्तविकता के आधार पर न्याय को सर्वोपरि रखते हुए, उसको दृष्टि रखते हुए निर्णय देती है। जो भी निर्णय माननीय न्यायालय का होता है, इसलिए कभी भी कोई सरकार, कोई भी व्यक्ति सामान्य तौर पर उससे टिप्पणी करने का काम नहीं करता। को लेकर याचिका डाली गई थी, उसको सुनवाई के लिए कहीं न कहीं सहमति की है। अब बंगाल में जल्दी चुनाव है, इसलिए वहाँ पर जो एसआईआर है उसको लेकर के सभी दलों ने समय समय पर चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट जाने का काम किया। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद राहत दी है और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आदरणीय ममता बनर्जी जी और उत्तर प्रदेश में या विपक्षी दल और जगह भी या कांग्रेस पार्टी, इनका सबका मिलकर के यही प्रयास है कि वोटर लिस्ट अच्छी बने और भारतीय जनता पार्टी जो खेल करना चाहती है, जो खेल हमें देखने को मिला बिहार में कि तमाम वो सीटें आरजेडी हार गई, पॉपुलर पार्टी होने के बाद भी, सबसे पॉपुलर तेजस्वी चेहरा होने के बाद भी, जहां पर एसआईआर में सबसे ज्यादा वोट कटे थे। इसलिए एसआईआर में समय मिलना चाहिए। और देखिए कितनी सूझबूझ वाली बीजेपी पार्टी है जो चुनाव उससे मिली हुई है कि जिस समय सबसे ज्यादा शादियां हैं, सबसे ज्यादा लोग व्यस्त हैं शादियों में, तब एसआईआर यूपी में चल रही है। और जब शादियां होती हैं तो लोगों को अपना काम भी होता है, शादियों में शामिल भी होना है। हमारी मांग यही रहेगी कि जब एसआईआर करा ही रहे हैं और हमारा कोई विरोध नहीं उसमें, लेकिन समय तो बढ़ना चाहिए और कम से कम भविष्य में चुनाव आयोग वोटर आईडी या आधार सरकार ऐसा बनाए जो डुप्लीकेट न हो सके। कम से कम मेटल का कार्ड बने जो डुप्लीकेट न बनाया जा सके, फर्जी न बनाया जा सके। समाज में हैरान करने वाला इलाज हुआ है।
वो इलेक्शन कमीशन की जो छवि को धूमिल करने वाले ऐसे में 272 जजों ने एक लेटर जारी किया। देखिए, कोई छवि को धूमिल नहीं कर रहा है। आप रिवॉल्वर लगा कर वोट रोकोगे, आप डीएम एसपी और सबको मिलाकर के चुनाव जीतना चाहोगे। आपने यूपी में देखा कि किस तरह बेईमानी की, खुलेआम बेईमानी की, खुलेआम पुलिस को उन्होंने लगा दिया कि वोट नहीं डालने दो। लोग रिवॉल्वर से रोके गए, गाली गलौज की पुलिस, घरों में गई पुलिस, वो सबके पास तस्वीरें, सबके पास वीडियो हैं। ये चुनाव को देखना चाहिए और सरकारी के खिलाफ अधिकारी पर कार्रवाई करनी चाहिए। सब नीतीश कुमार कैबिनेट पे परिवारवाद का आरोप लग रहा है। 10 मंत्री ऐसे बनाए गए हैं जिनके पूर्व में पिता या माता परिवार के 10 ऐसे लोग हैं जो परिवारवाद का इंडिया लगा रहा है। आप दूसरे प्रदेश के परिवारवाद को क्यों चिंता कर रहे हो? अपने उत्तर प्रदेश का परिवार देखिए। अगर हमारे मुख्यमंत्री जी गोरखपुर के मठ, उसके मठाधीश न बने होते, सबसे बड़े पद पे न बैठे होते, और वो इसलिए बैठे क्योंकि उनके परिवार के ही लोग पहले बैठे थे, अपने परिवार की वजह से ही उन्हें वो स्थान मिला। अगर वो स्थान नहीं मिला होता तो आज इस स्थान पे भी नहीं होता। तो सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश देखिए कितना बड़ा परिवारवाद चल रहा है। ममता बनर्जी